बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में प्रकाश का व्यतिकरण की मैथमेटिकल विवेचना को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण का सिलेबस क्या है और व्यतिकरण के लिए कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, ये सारी बातें आपको बता दी थी। और उससे भी पहले जो शेख हवाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उस सिलेबस में इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, वो सारी बातें आपको बताई थी। इसलिए आप सबसे पहले वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें। तो ये सब जानने के बाद प्रकाश की व्यतिकरण की मैथमेटिकली विवेचना देख रहे हैं। आज माना दो तरंगें हैं। पहली जो तरंग है वो है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दो तरंगें जो आप देख पा रहे हैं, y1 और ये y2। y1 क्या है? विस्थापन पहली तरंग का किसी भी टाइम t पर, और y2 क्या है? कण का विस्थापन y दिशा में किसी भी टाइम t पर। a1 a2 क्या है? These a1 and a2 are the amplitudes of these waves। सबसे जो रिमार्केबल बात है, जो नोटिस करने लायक जो बात है, वो ये है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा और ओमेगा, देख पा रहे हैं आप, दैट इज इक्वल, दैट मस्ट बी इक्वल। ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है। दोनों के मान क्या है? समान है। ओमेगा 1 नहीं है, ये ओमेगा 2 नहीं है, दोनों ओमेगा ओमेगा यानी बराबर एक जैसे। ये प्रमुख शर्त है व्यतिकरण की। किसी भी टाइम t पर ये टाइम t और किसी भी टाइम t दोनों का समान होगा कि एक ही टाइम पर दोनों को देखना चाह रहे हैं। और वो ये जो है ये फाई, इट इज़ द, ये इसकी इनिशियल फेज है, प्रारंभिक कला कोण फाई। इस तरंग का प्रारंभिक कला कोण क्या है? 0 है, ओमेगा टी प्लस 0, तो 0 लिखने की नो नीड। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं कि दो तरंगें हैं, और जैसे आपसे बात की थी, व्यतिकरण को ऑब्जर्व करने के लिए दो या दो से अधिक तरंगों की आवश्यकता होती है। अपन सरलता के लिए दो तरंग लेके चल रहे हैं। पहली तरंग y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। पहली तरंग का प्रारंभिक कला कोण 0 है, इसका कला कोण कितना? 5। दोनों के बीच में कलांतर कितना है? 5 का। 5 माइनस 0 बराबर 5। क्लियर? इसको थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे। और जब ये दोनों तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर मिलती हैं, मिलेंगी, तो दोनों का परिणामी विस्थापन क्या होगा? दोनों से जब दोनों तरंगें मिलेंगी तो उनका परिणामी विस्थापन क्या होगा? दोनों का बीजगणितीय सम होगा, y बराबर y1 प्लस y2। दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स। y1 की जगह y1 का मान लिख दिया आपने, a1 साइन ओमेगा टी। y2 की जगह y2 का मान लिख दिया है आपने। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसमें आपने साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाले पद को, जो कि आप जानते हो साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से आपने खोला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन a कॉस बी कॉस a साइन बी। और a2 का गुणा इस वाले पद में भी होगा, a2 का गुणा इस वाले पद में भी होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वो मैथमेटिक्स का सहारा ले रहे हैं, जो कि टिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स है, और ये चीज़ें बड़ी सरल सबको पता रहती है। तो ये यहाँ तक खोलने के बाद अब आप क्या करेंगे? साइन ओमेगा टी वाले जो पद है यहाँ पर है, यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया आपने। यहाँ से क्या बचा? a1, यहाँ से क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो a2 cos 5।
क्लियर, साइन ओमेगा टी प्लस जैसे साइन ओमेगा टी वाला पद कॉमन लिया वैसे इसमें से कॉस ओमेगा टी वाले पद को बाहर लिख लो। ये जो राशि होगी इसमें ये वाली A2 ये वाली ये राशि को आप ब्रैकेट में लिख लो जैसे आपने इसको लिखा है। मीन्स क्या हो गया, साइन ओमेगा टी वाला पद ये हो गया और कॉस ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद इसके बगल में लिखा हुआ पद ये हो गया। और सरल सी एक बात है कि इसको आप ले लें, जैसे ये कॉस वाला पद है तो इसको मान लें, माना ये जो पद है ये कैपिटल A कॉस थीटा है और साइन ओमेगा टी को ऐसे लिख लो। और ये बच्चों की साइन से संबंधित पद है ये वाला ब्रैकेट, तो इसको लिख लो कैपिटल A साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी, यानी कैपिटल A साइन थीटा बराबर तो क्या माना आपने A2 साइन फाई और कैपिटल A कॉस थीटा बराबर क्या माना आपने A1 प्लस A2 कॉस फाई। और ये आपने मान लिया और मानने के बाद जैसे ही आपने ये मान के यहाँ लिख दिया फिर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। A कॉमन ले लो और साइन ओमेगा टी वाला पद पहले लिख लो, साइन A कॉस B और कॉस A साइन B वाला फॉर्मूला आपको अपने आप ही इसमें नज़र आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सरलतम तरीके से आपने दो तरंगों को लेते हुए और दोनों तरंगों का एल्जेब्रिक सम करते हुए और आपने यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, ये जो फॉर्मूला क्या बन गया साइन A कॉस B का, ये वाला साइन A कॉस B का, तो आप लिख दिए A बाहर है ही साइन A, ये परिणामी तरंग का विस्थापन आपको प्राप्त हुआ वेयर A कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई एंड A साइन थीटा बराबर A2 साइन फाई, ये आपने माना हुआ है। क्लियर, तो ये जो तरंग बनी परिणामी तरंग, ये आप देख रहे हैं कि ये जो दो तरंगों के मिलने से जो चीज़ प्राप्त होती है वो तरंग होती है, वो इससे सिद्ध हो रहा है। क्योंकि ये जो समीकरण आ रहा है ये किसको शो करता है, किसको प्रदर्शित करता है, तरंग को ही प्रदर्शित करता है। और पहली तरंग का आयाम A1 था, दूसरी का A2 था। परिणामी तरंग का आयाम न A1 होगा न A2 होगा बल्कि कुछ और होगा, माना क्या, कैपिटल A। तो कैपिटल A इज व्हाट, इट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। परिणामी तरंग का परिणामी आयाम है। क्लियर, अब परिणामी आयाम A को देखते हैं। परिणामी आयाम A के मान को निकालना चाहते हैं। A कॉस थीटा बराबर ये हो गया, A साइन थीटा बराबर ये हो गया। अब दोनों का वर्क करके जोड़ते हैं। इसका वर्क करोगे तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसका वर्क करोगे तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा और दोनों को जोड़ोगे तो A स्क्वायर आएगा। इसका मान इसका वर्क कर दिया, ये इसका वर्क करके दोनों तरफ जोड़ोगे तो इस तरफ तो क्या रह जाएगा A स्क्वायर और इस तरफ क्या आ जाएगा ये। इसे खोलोगे तो क्या आएगा A1 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ये वाला पद आपके पास पहले से ही है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि इसमें A2 कॉस स्क्वायर फाई प्लस A2 साइन स्क्वायर फाई में से A2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपको कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जिसका मान क्या आप जानते हो 1 होता है, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा A2 स्क्वायर केवल। तो क्या बचा A1 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई प्लस इन दोनों को जोड़ा तो क्या बचा A2 स्क्वायर और आप A का मान निकालने तो इसमें हमने रूट भी लगा दिया, वर्गमूल का चिन्ह आपने इस पर लगा दिया। ये क्या है, कैपिटल A क्या है, परिणामी आयाम को व्यक्त कर रहा है। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है गणितीय रूप से। जब दो तरंगें समान कला में मिलती हैं, समान कला का मतलब क्या होता है, फाई का जो मान है, कलांतर का जो मान है या तो जीरो हो, जीरो कलांतर माने दोनों तरंगे किस में समान कला में है।
अगर 0 नहीं हो तो 2 पाई हो, 2 पाई माने 360 डिग्री, घूम के एक चक्कर बराबर वही हो जाना। 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, तब दोनों तरंगें समान कला में कहलाई जाती हैं। और इनके लिए cos फाई का मान कितना होगा, 1 सभी के लिए। तो cos फाई बराबर 1, सेम फेज में जब होंगी तभी क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। तो 0 2 पाई, और सामान्य रूप से क्या लिखेंगे इसको, ट्वाइस एन पाई। यानी जब दो तरंगों के बीच में कलांतर का मान, कलांतर फाई का मान ट्वाइस एन पाई के बराबर होगा, तब दोनों तरंगें समान कला में मिलेंगी। और इसी चीज को दूसरे शब्दों में भी अपन लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो कलांतर है, द पाथ डिफरेंस इज एन इंटू लैम्डा, ट्वाइस पाई में बी रिप्लेस्ड बाय लैम्डा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बहुत शॉर्टकट बताया हुआ है। जिन बच्चों ने वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि 2 पाई को हटा दो और क्या बन जाएगा, 2 पाई के बराबर क्या होता है, लैम्डा। तो एन तो है ही है, 2 पाई की जगह क्या लिख दोगे आप, ओनली लैम्डा। तो ये पथांतर के पदों में होगी। यानी दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं कि दोनों तरंगों के बीच में कलांतर कितना है, होता है ट्वाइस एन पाई, और पथांतर कितना हो गया, एन इंटू लैम्डा, एन लैम्डा। यानी 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा, इस तरीके से। क्योंकि 1 लैम्डा माने वापस घूम के उसी कला में आ जाना, 2 लैम्डा माने दूसरी बार घूमकर वापस वहीं आ जाना। तो सेम फेज हो गया, समान कला हो गई। तो कलांतर के पदों में भी आपको पता रहना चाहिए हर समय संपुषी व्यतिकरण के लिए, और पथांतर के पदों में भी इसकी बारह सूत्र पता होना चाहिए। ये सभी आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, अदरवाइज आपको हर समय दिक्कत होती रहेगी। क्लियर। अब ये देखना चाह रहे हैं इसमें कि ये जानने के बाद, जब ये जान लिया तो ये मान cos फाई का जो मान होगा वो 1 होगा, वो यहाँ लिख दिया, cos फाई इज इक्वल टू 1। जब cos फाई का मान 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ आ गया, तो ये क्या बच गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 a2 का रूट में से आएगा। तो r मैक्सिमम, तो ये मैक्स कहलाएगा, क्योंकि आपने cos फाई की वैल्यू को इसमें क्या रखा है, मैक्सिमम रखा है, इसलिए a का मान क्या कहलाएगा, मैक्स कहलाएगा। r लिख दिया मैंने, a लिख दो, एक ही बात है। क्लियर। तो रिजल्टेंट ये जो मान आया ये कितना आ गया, a प्लस a2, यानी संपोषी व्यतिकरण के समय परिणामी आयाम का मान अधिकतम प्राप्त होता है। इसी चीज़ को तीव्रता के पदों में भी थोड़ा सा लिखना ठीक रहता है। जैसे आई मैक्स का ये मान लिखोगे, जैसे अब इसमें cos फाई का मान यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दोगे। ये a1 स्क्वायर क्या होता है, i1, ये लिख दो। सभी को पता है कि i यानी i बराबर क्या होता है, a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बराबर i, उल्टा बोलो आप, ये a स्क्वायर है बराबर i कैपिटल, ये लिख दिया। ये i1 हो गया, ये i1 का रूट हो गया, ये i2 का रूट हो गया, ये cos फाई का मान 1, और i2, ये जो i2 है इसको मान i2 के बराबर हो गया। तो ये रखोगे आप, तो ये क्या मिलेगा आपको, i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं इस चीज़ को। तो i मैक्स बराबर क्या हो गया, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखने जा रहे हैं कि विनाशी व्यतिकरण को किस तरीके से प्राप्त करेंगे। विनाशी व्यतिकरण कब प्राप्त होता है आपको, जब दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है, जो फेज डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू पाई, या तो पाई माने क्या होता है, विपरीत कला होना, 180 डिग्री, पाई 3 पाई 5 पाई। इन जनरल सामान्य रूप से ट्वाइस n 1 माइनस पाई। n का मान जब 1 रखोगे तो पहली वैल्यू मिलेगी आपको पाई की, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचा, यानी पाई। n का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 पाई। इस तरीके से या तो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये मान होंगे, एक ही लिखोगे सामान्य रूप से ट्वाइस n 1 माइनस पाई। इस तरीके से विनाशी व्यतिकरण तब होता है
जब दोनों तरंगों के बीच में कलांतर का मान इस प्रकार के हों। और इन मानों कॉस पाई का मान आपको पता -1 होता है, 3 पाई का भी -1 होगा, 5 पाई का भी, यानी कि फाई की इन वैल्यूज़ के लिए कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1, जो कि न्यूनतम है। अब इस वाले मान को अगर आप यहाँ लिख दोगे -1 यहाँ लिख दोगे तो ये मान घट जाएगा और ये मान न्यूनतम कहलाएगा। और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये R मिनिमम हो गया, MI है। -1 लिख दिया, ये A1, इससे सॉल्व करोगे तो A1 - A2 होल स्क्वायर का रूट, यानी R मिनिमम का मान ये आपको प्राप्त होता है। तो विनाशी में जैसे परिभाषा है आयाम परिणामी आयाम घट जाता है, तो आप देख रहे हो कि दोनों तरंगों के आयाम में चिन्ह माइनस का आ गया। इसका 5 है, इसका 2 है, तो 5 में से दोगे तो कितने बचे, 3। पहले वाले में क्या था, 5 + 3 = 8, इस तरीके से। ठीक, तीव्रता के पदों में देखेंगे इसमें तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, ये माइनस का है चिन्ह, कॉस फाई का मान -1 रखा, ये I1 माइनस ये आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वाला मान आपने ये लिख दिया। तो दोनों Imax I मिनिमम का मान निकालेंगे तो आपको I2 ये रूट और ये होल स्क्वायर और ये भी किसमें, होल स्क्वायर। तो इसमें Imax और I मिनिमम का मान तक आपको पता होना चाहिए कि ये इसको ऐसे निकाला जाता है। जैसे इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि 2 प्रकाश स्रोत हैं और दोनों प्रकाश स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। तो Imax और I मिनिमम का अनुपात ज्ञात कीजिए। अधिकतम तीव्रता व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो I1 का मान 4 दे रखा है आपको, इसका 4:1 दे रखा है, 4:1 क्या दे रखा है, I1 अनुपात I2 बराबर ही 4:1। तो 4:1 माने क्या होता है, आप गणित के हिसाब से सोचोगे तो I1 का मान 4 है, I2 का मान 1, यहाँ लिख दो 4, यहाँ लिख दो 1, 4 का वर्गमूल लोगे 2, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 + 1 = 3, 3 का वर्ग करोगे 9 हो गया। यहाँ पर 4 का वर्गमूल लोगे 2 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचे, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, यानी आंसर कितना आ गया, 9:1। इस तरीके से छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके सामने आते रहेंगे। तो इसके जो गणितीय विवेचना है इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।